हेलो स्टूडेंट, PKJDK ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का स्वागत है। ये क्लास इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए है और हम लोग पढ़ रहे थे इसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर, जिसमें कि आज क्लास 4 होने वाली है। तो अब हम पढ़ेंगे आज सैग इन ओवरहेड लाइन। सैग का मतलब होता है झोल। झोल क्या होता है, इसको समझने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में जब हम तारों को एक पोल से दूसरे पोल पे जब हम खींच के ले जाते हैं, तो चूँकि वो तार खुले में होते हैं, तो खुले में होने के नाते विभिन्न तरह के मौसम में विभिन्न तरह का टेम्परेचर होता है। तो उस कंडीशन में जब गर्मी के समय में जब तापमान में वृद्धि होती है, तो कंडक्टर में क्या होता है, फैलाव होता है, जिससे तार में खिंचाव होता है और तार फैलता है। और जाड़े के दिनों में क्या होता है, सिकुड़ता है। तो यदि दो पोलों के बीच में, यदि सपोर्ट नेट यहाँ पे दो पोल हैं, इनके बीच क्रॉस आर्म इंसुलेटर लगे, तार को हम सीधा एकदम टाइट कर दें ऐसे, तो टाइट होने की वजह से गर्मी में जब ये तार फैलेगा या जाड़े में जब सिकुड़ेगा, तो इस तार के टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इस तार को हम एकदम स्ट्रेट लाइन में सीधा न करके थोड़ा सा इसमें झोल दे देते हैं। झोल जिसको अंग्रेजी में हम सैग कहते हैं। तो इसका मतलब इस तार को हम सीधा न करके ऐसे क्या करते हैं, एक झोल दे देते हैं। और वो झोल इतना भी अधिक ना हो कि इतना ज़्यादा झोल ना हो जाए कि आंधी तूफान में क्या हो, टूटने के चांस हो जाएं। तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जिसके मान लीजिए ये आपका पोल हो गया, इस पोल के बीच की जो दूरी होती है, इसको हम कहते हैं पोल स्पैन। इसको कहते हैं पोल स्पैन। और तार का तनाव कुछ होगा, उसको हम T से डिनोट करते हैं। और इस तार का जो वज़न होगा दूरी के हिसाब से, मतलब किलोमीटर में लाइन बनी हुई है तो पर किलोमीटर उसका कितना वेट है, तो उसके हिसाब से इसका हम फार्मूला क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो वो होता है आपका सैग इज इक्वल टू WL²/8T, जहाँ पे W क्या है, वेट ऑफ कंडक्टर है। यहाँ पे दो पोल हैं, दो पोलों के बीच की दूरी है क्या है, L इसका पोल स्पैन है। और ये जो क्या है, लाइन वायर है, और लाइन वायर का टेंशन T है, और जो वज़न है इसका W क्या है, वायर का वेट है पर किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से क्या है, इसकी दूरी है। तो जो फार्मूला हमारा बनता है, ये बनता है सैग इज इक्वल टू WL²/8T, जहाँ पे W क्या है, W वेट ऑफ कापर कंडक्टर पर किलोमीटर है, L जो है पोल स्पैन है, और T क्या है, टेंशन ऑफ वायर है। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को अभी हम करेंगे। अभी यहाँ पे बोर्ड पे नीचे थोड़ा कैमरा का मतलब ले नहीं रहा, तो इसको अभी हम आगे पढ़ाने के बाद इसको यहीं पे इसको करेंगे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स क्या करेंगे, मेंटेन कर लेंगे। तो सैग कुल मिला के है कि तापमान में वृद्धि के कारण कंडक्टर फैलता है और कमी से क्या होता है, सिकुड़ता है, जिससे तारों को पूर्ण रूप से न कसकर थोड़ा सा ढीला रखा जाता है। इसी ढीलापन को ही क्या कहते हैं, सैग। सैग या हिंदी में क्या कहते हैं, उसको झोल कहते हैं। तो ये चीज़ हो गया। तो ये आपने सैग समझ लिया। दिया क्यों जाता है, एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि सैग इतना अधिक न होना चाहिए कि थोड़ी सी भी हवा हो या आंधी हो, मौसम हो, तो क्या हो, आसानी से वो क्या हो, टूट जाए। या सैग जब अधिक हो जाएगा, तो जैसे मान लो यहाँ से पोल दो गए हुए हैं, यहाँ पे तीन तरह के मान लो तार ऐसे RYB 3 फेज गया हुआ है, तो जब ज़्यादा ढीला होगा और आंधी तूफान आएगा, तो तार क्या करेंगे, आपस में लड़ने लगेंगे, जिससे शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होगा, फॉल्ट हो जाएगा। तो इतना ढीला भी नहीं करना है कि क्या हो, तार आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है सैग का, एक रूल्स होता है। सैग कितना होगा, वो होता है WL²/8T, जहाँ पे W वेट ऑफ कंडक्टर पर किलोमीटर है, L इसका पोल स्पैन है, और T क्या है, टेंशन ऑफ वायर है। तो इस पर न्यूमेरिकल हम अभी कर लेंगे, आगे देखते हैं। चलिए, तो ये अब तक जो हम पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें आई थी ओवरहेड लाइन में। अब तक जो 3 क्लास में और आज तक के सैग का जो मतलब हमने बताया हुआ है, ये सारी चीज़ें किस में आई हुई हैं, ये सारी आई हुई हैं आपकी ओवरहेड लाइन में। अब दूसरा जो भाग है इसमें, वो है आपका अंडरग्राउंड लाइन का। तो अंडरग्राउंड लाइन की हम बात कर लें, तो अंडरग्राउंड लाइन के फ़ायदे क्या होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। तो पहला इसका मतलब एडवांटेज है कि लॉन्ग टाइम यूजेज, मतलब इसको लंबे समय तक प्रयोग में लाया जा सकता है। मिनिमम फॉल्ट कंडीशन, मतलब इसमें फॉल्ट के जो चांस होते हैं वो बहुत मिनिमम होते हैं। और इसको किसी भी मौसम में फ्री फ्रॉम एटमॉस्फेयर, मतलब वातावरण से इसका कोई प्रभाव नहीं है। आंधी तूफान हो, बारिश हो, किसी भी मौसम में यदि हमारी अंडरग्राउंड लाइन है तो उसको हम चालू रख सकते हैं। लेकिन ओवरहेड लाइन है तो क्या होगा, आंधी तूफान आएगा, बारिश होगा, टूट जाएगा, तार टूट जाता है, कहीं इंसुलेटर क्रैक हो जाते हैं, तो उस पर मौसम का प्रभाव पड़ता है। ठीक।
फ्री फ्रॉम एटमॉस्फियर, यूज बिलो 11 kV लाइन, और इसको हम मैक्सिमम 11 kV मैंने 11,000 वोल्टेज के नीचे ही अंडरग्राउंड लाइन का प्रयोग करते हैं। 11,000 से नीचे जो भी है, चाहे ST लाइन है और LT लाइन में भी इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसका थोड़ा ये नुकसान ये है, डिसएडवांटेज इसका ये है कि थोड़ा एक कास्टली पड़ता है। ये तो एडवांटेज की बात हो गई, और जो इसका डिसएडवांटेज है, जो अंडरग्राउंड लाइन का जो डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज है कि ये कास्टली पड़ता है। इसकी लागत जो होती है, इंस्टॉलेशन कास्ट जो होती है, इंस्टॉलेशन कास्ट जो होती है, ये क्या होती है, हाई होती है। इंस्टॉलेशन कास्ट क्या होती है, हाई होती है। दूसरी चीज़ हो गई कि इसमें एक तो फॉल्ट होता नहीं है, लेकिन जब फॉल्ट होता है तो पूरे केबल को, मतलब पूरे जितना वो केबल होता है, पूरे केबल को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। और इसकी मेंटेनेंस में ज़रूरत तो बहुत कम पड़ती है, लेकिन जब पड़ती है तब क्या होगा, तब दिक्कत हो जाती है, क्योंकि केबल उतना नीचे गाड़ा गया, उसको पूरा खुदाई करना पड़ेगा, खुदाई करके पूरा क्या होगा, केबल निकालना पड़ेगा। तो ये इसका जो मेंटेनेंस होता है वो भी क्या होता है, कास्टली होता है। तो ये थोड़ा सा इसका मतलब है, यूज के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, और इसीलिए इसको यूज इन अर्बन एरिया एंड इंडस्ट्रियल एरिया, इसीलिए इसका प्रयोग शहरी क्षेत्रों में किया जाता है। और इंडस्ट्रियल एरिया मतलब जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ चल रही हैं, और जहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व तो जहाँ का अधिक है, वहीं पे क्या होता है, अंडरग्राउंड लाइन का प्रयोग किया जाता है। जैसे PM का जो मतलब जो एरिया है, तो प्राइम मिनिस्टर का जो बनारस संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे इसमें मैक्सिमम जो भी लाइनें क्या हो गई हैं, अंडरग्राउंड हो गई हैं। तो जो भी मतलब जहाँ की जनसंख्या घनत्व तो अधिक है, वहाँ पे अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग किया जा रहा था। फ़ायदे इसके हैं, नुकसान इसके हैं, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर लाइन। तो ये सवाल कभी कभी ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल में पूछ दिया जाता है, TG2 में या कभी डिप्लोमा लेवल पे JEE लेवल के पेपर में पूछ दिया गया है। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर लाइन होती है वो लो वोल्टेज की लाइन होती है। लो वोल्ट में आप जान रहे हैं, जिसको LT से हम डिनोट करते हैं। ये 400 वोल्ट या 220 वोल्ट की होती है। 400 वोल्ट जो होता है 3 फेज के लिए होता है, और 220 वोल्ट किसके लिए होता है, 1 फेज के लिए होता है। और जनरली ये लाइट और फैन सर्किट के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड है मीडियम वोल्टेज लाइन। तो जो मीडियम वोल्टेज लाइन होती है वो क्या होती है, 11 kV की लाइन सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक होती है। तो इसको अभी हम इसको मिटा के लाइन डायग्राम से समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। मीडियम वोल्टेज लाइन जो होती है 11 kV तक की जो लाइन होती है मीडियम वोल्टेज लाइन होती है। फिर हाई वोल्टेज की लाइन होती है, ये 33 kV, 66 kV, 132 kV, 220 kV या 400 kV की जो लाइन होती है वो क्या होती है, हाई वोल्टेज लाइन। मतलब ये मीडियम है, लो है और ये हाई है। तो इसमें एक चीज़ जानना है, कौन लाइन कहाँ से कहाँ तक होती है। तो देखो, जो हाई वोल्टेज लाइन होती है, जो विद्युत उत्पादन केंद्र से ग्रिड को और सब स्टेशन को भेजी जाती है, वो हाई वोल्टेज में हो जाएगी। और सब स्टेशन से जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक पहुंचाया जाता है वो क्या हो जाएगा, मीडियम वोल्टेज लाइन हो जाएगा। और लो वोल्टेज लाइन तो सीधे जो कंज्यूमर को मिलती है वो होती है। अगला इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ये भी सवाल कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछा गया है कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की जो दूरी होती है वो कितनी कितनी होती है। तो कई किताबों में डिफरेंट दिया हुआ है, तो हम जनरली इसको इसी वे में ले सकते हैं। यदि कोई लाइन 80 किलोमीटर तक की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। जो 80 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक है वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। और एबव 250 किलोमीटर यानी 250 किलोमीटर से जो एबव है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो एक कॉम्पिटिटिव पेपर में भी ये सवाल कई बार पूछा गया है, मतलब TG2 में भी PCL के लिए भी पूछा गया है, और JEE लेवल के पेपर में भी सवाल क्या आ चुका है। इसको आपको याद रखना है, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो 3 प्रकार की होती है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। तो शॉर्ट जो होती है 80 किलोमीटर जो नीचे होती है, कहीं बुक में 50 भी दिया हुआ है, तो हम जल्दी 80 मान के चलेंगे। ऑप्शन में यदि मान लो ना रहता 50 रहता है, 100 रहता है, तो 50 वाला ही लोगे, तो अपने हिसाब से हो जाएगा। तो अंडर 80 किलोमीटर के अंदर शॉर्ट लाइन, और 80 से 250 किलोमीटर तक मीडियम लाइन, और 250 किलोमीटर से अब एबव रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब एक इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर लेते हैं। इस न्यूमेरिकल को देख लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, जो चीज़ नहीं दिखेगी उसको आवाज़ सुन के आवाज़ से क्या करोगे, क्लियर कर लोगे। जैसे इसमें देख लेना, इस फिगर में ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जो बने हुए पोल हैं तुम्हारे। ठीक है, ये कंडक्टर देखो ये झुका हुआ है। एक्चुअली ये टाइट होगा तो इस तरह होना चाहिए, लेकिन ऐसे ना हो कि झुका होता है, यही सैग होता है। और इसी सैग को इस फार्मूले से निकाला जाता है। कभी कभी फार्मूले में न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, सैग इजिकल टू WL²/8T। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल को लगाते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल।
चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल को देखिए, कह रहा है कि एक ट्रांसमिशन लाइन में पोल का स्पेन इसमें क्या है, यल है। तो लिख लो क्या दिया हुआ है, यल बराबर दिया हुआ है आपका, यल बराबर दिया हुआ है 60 मीटर। ठीक है, पोल स्पेन दिया हुआ है। लाइन में प्रयुक्त तार का भार यानी W दिया हुआ है 150 किलोग्राम, और जो टेंशन दिया हुआ है T बराबर ये 300 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें सैग कितना होगा। तो जनरली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे यही फार्मूला लगा देना है कि सैग हो जाएगा WL²/8T। तो W का मान यहाँ पे दिया हुआ है, हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन सारा kg में है और किलोग्राम, हाँ ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा W 150, L का मान 60 स्क्वायर है तो 60 × 60 हो जाएगा, और 8T तो 8 और टेंशन कितना है 300 है। तो इसको हम काट देते हैं, आपका हो जाएगा 1020 1020। ठीक है, 3 से काट देते हैं, 3 × 5 15। तो ये हो गया 5 × 6 × 60 अपान हो गया 8। इसको 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 15 चौके 60 और 2 तिहाई 6। 3 × 5 15, 15 × 15 और 15 225। ठीक है, तो ये आप न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा। अच्छा, हाँ ये 225 हुआ ना। अब देखो एक्चुअली जो तनन बल दिया हुआ है ये वाला 1 किलोग्राम प्रति मीटर दिया हुआ है, मीटर के हिसाब से, क्योंकि स्पेन जो है मीटर में है। इसको हम किलोग्राम प्रति किलोमीटर चेंज करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो इसमें नीचे 1000 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ भी 1000 से भाग होगा, तो ये हो जाएगा 0.225 मीटर। यानी स्पेन क्या होगा, स्पेन इसमें मीटर में हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। न्यूमेरिकल आप लोग लगा लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं त्वचिक प्रभाव। देखो स्किन इफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ मान लीजिए L है, और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसका डायमीटर क्या है D है, और ये जो पूरा जो हमने किया हुआ है इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो त्वचिक प्रभाव को समझने के लिए हम 2 टर्म लेते हैं, एक है AC और एक होता है DC। ठीक है, तो DC में क्या होता है, जब विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब समान रूप से होता है, मतलब जितना एरिया सब में समान रूप से बहता है। लेकिन AC जो होता है, AC का एक ऐसा गुण है, जो विद्युत धारा वो क्या होती है, कंडक्टर के सतह पे, मतलब इसके ऊपरी भागों में बहती है, ऊपरी भागों में अधिक, और सतह वाले जो अंदर वाले जो हिस्से हैं उसमें क्या होती है, मतलब इस भाग में ऊपर वाले सतह में अधिक होती है, और नीचे क्या होती है, कम होती है।
तो इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो स्किन इफेक्ट डीसी में नहीं होता है, ओनली किस में होता है, एसी में होता है। तो एसी करंट का जो होता है उसके कंडक्टर के सतह में जो बहने का प्रवाह है उसी को हम क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो इसको थोड़ा नोट्स में तुम लोग लिख लो। इसको नोट्स में लिख लो तुम लोग, बोल दे रहे हैं लिख लो, बोल के लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा। हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए, आवाज़ सुन के लिख लो। अब लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, बोल दे रहे हैं लिख लो तुम लोग, लिख लीजिए। लिखिए, एसी डीसी की तरह संपूर्ण परिक्षेत्र में, एसी डीसी की तरह संपूर्ण परिक्षेत्र में समान रूप से वितरित न होकर, समान रूप से वितरित न होकर चालक के सतह में प्रवाह करने की प्रवृत्ति रखती है। चालक के सतह में प्रवाह करने की प्रवृत्ति रखती है, जिसके कारण धारा घनत्व चालक के सतहों पे अधिक तथा चालक के केंद्र पे बहुत कम हो जाता है। यही प्रभाव स्किन इफेक्ट कहलाता है। तो इसको थोड़ा सा इजी भाषा में हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, तो इसमें यदि हम डीसी का फ्लो करेंगे तो ये समान रूप से समान एरिया में क्या होगा, जो भी एरिया सब में समान रूप से बहेगा। ठीक, तो समान रूप से बहेगा तो जो करंट डेंसिटी होगी, जो धारा घनत्व होगा वो भी समान होगा, समान रूप से होगा। लेकिन एसी का गुण होता है कि वो केंद्र में न बह के सतह पे बहता है। तो सतह पे जो करंट डेंसिटी होगी, जो धारा घनत्व होगा वो अधिक होगा और इसके सेंटर पे क्या होगा, कम होगा। तो धारा उसके यहाँ पे ऐसे बहेगी, ऐसे रहेगी यहाँ पे, और केंद्र पे क्या होगा, दूर दूर हो जाएगा। तो यही प्रभाव जो है क्या है, इसी को हम कहते हैं स्किन इफेक्ट। और आप लोगों को याद रखना है कि जो स्किन इफेक्ट होता है वो किस में होता है, ओनली फॉर एसी। डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। तो स्किन इफेक्ट को प्रभावित करने वाले कारक, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसको हम देख लेते हैं। इसमें हेडिंग लगा लीजिए, स्किन इफेक्ट को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर इसको कह सकते हैं। इसमें एक एक को लेके हम कर लेंगे। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो एसी की फ्रीक्वेंसी जैसे इंडिया की बात होती है तो 50 हर्ट्ज होती है, और डीसी की क्या होती है, 0 हर्ट्ज होती है। डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। तो यही रीज़न है, पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए कि डीसी में स्किन इफेक्ट क्यों नहीं होता, तो उसका रीज़न यही है कि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है, जबकि एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो स्किन इफेक्ट मुख्य रूप से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मतलब जिस वेव की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जितना ही अधिक होगी उसमें स्किन इफेक्ट का मान क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। यदि इस फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते जाएं तो स्किन इफेक्ट का जो प्रभाव है और भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई डायमीटर। जो कंडक्टर का डायमीटर है, कंडक्टर का डायमीटर। अब बात आती है कि कंडक्टर के डायमीटर पे कैसे डिपेंड करता है स्किन इफेक्ट। तो मान लीजिए कंडक्टर ये है, ये थोड़ा सा पतला तार हमने लिया, इसका D1 है,
थोड़ा मोटा तार हमने ले लिया, इसका क्या है D2 है। तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसमें पूछ दिया जाएगा कि कंडक्टर की साइज बढ़ाने पे स्किन इफेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये भी आपको जानना है कि जैसे जैसे कंडक्टर की साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्किन इफेक्ट भी क्या होगा, हमारा बढ़ता जाएगा। तो पहली चीज़ फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे क्या होगा, स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा। कंडक्टर की डायमीटर यानी तार हम पतला लेंगे तो उसमें स्किन इफेक्ट कम होगा, और तार जो ही हम मोटा करते जाएंगे तो स्किन इफेक्ट हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये आपके हो गए 2 पॉइंट। तीसरा है कंडक्टर के शेप पे, कंडक्टर शेप पे। शेप का मतलब होता है आकृति। अब ये चीज़ कंडक्टर शेप पे भी निर्भर करती है। तो जैसे मान लीजिए कंडक्टर हम सीधा सीधा ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हो गई, कंडक्टर डायमीटर हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया कंडक्टर शेप। मान लीजिए हम कोई सीधा सीधा डायरेक्ट ठोस सॉलिड मटेरियल ले रहे हैं, कोई हमने कंडक्टर ऐसे ले लिया, ठीक, इसमें क्या स्पिन होगा। और एक होता है स्ट्रैंड कंडक्टर का, स्ट्रैंड कंडक्टर का मतलब ये होता है जो ACSR कंडक्टर होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, इसमें स्टील का ऐसे बीच में लगा रहता है और इसके ऊपर स्ट्रैंड को क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। इससे बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव सवाल बनेंगे। ऑब्जेक्टिव भी हम प्रोजेक्टर पे आप लोगों को करवा देंगे। अभी इसको थियरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि इस सॉलिड कंडक्टर के तुलना में जो स्ट्रैंड कंडक्टर होता है किसमें कोरोना इफेक्ट अधिक होता है। तो इसमें जो सॉलिड कंडक्टर होगा, इसमें चूंकि ये डायरेक्ट सॉलिड है, इसमें कई पार्ट्स बन गए हैं, तो इसमें जो कोरोना नहीं, स्किन इफेक्ट का जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, इसमें मैक्सिमम होगा। और जो एक कंडक्टर है इसमें क्या होगा, लेस होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो ACSR कंडक्टर होता है या स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है, इसमें स्किन इफेक्ट का मान कम होता है जो सॉलिड कंडक्टर की तुलना में। या हालो कंडक्टर ले लें, हालो कंडक्टर का मतलब खोखला टाइप। जैसे मान लो ऐसा तार हम ले लें जो अंदर से क्या हो, खोखला हो। जैसे पाइप देखे हो ना, पाइप ही समझ लो, लेकिन वो तो मोटा होता है और पतले चादर की मतलब रहेगी। तो ये पाइप टाइप का हम ले लेंगे कंडक्टर। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो ऑलरेडी बीच में कुछ है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा, सारा चीज़ सतह में वैसे रह जाएगा। तो इस कंडीशन में इस शेप पे भी क्या होता है, निर्भर करता है। दूसरी चीज़ होती है क्या, बस हो गया है, कंडक्टर परमिबिलिटी जिसको म्यू से दिखाते हैं। ये तुम लोग मैग्नेटिक मटेरियल में पढ़ चुके हो, म्यू। अब म्यू पे भी सवाल पूछ दिया जाता है कि म्यू पे क्या होगा, कि हाई परमिबिलिटी से जो बने पदार्थ होते हैं इनका जो होगा स्किन इफेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि परमिबिलिटी जब हाई होगी तो स्किन इफेक्ट भी क्या होगा, ये भी हाई होगा। और यदि परमिबिलिटी लो होगी तो स्किन इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है। किस पे एक बार और रिविजन कर लें। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा, कंडक्टर का डायमीटर बढ़ाएंगे यानी तार पतले से मोटा करेंगे तो स्किन इफेक्ट हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद जो शेप होगा, शेप यदि हम ठोस ले लेंगे तो उसका स्किन इफेक्ट अधिक होगा। स्टैंडर्ड कंडक्टर ले लेंगे या हालो कंडक्टर ले लेंगे तो क्या होगा, उसमें स्किन इफेक्ट कम हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि स्किन इफेक्ट कम करने के लिए हम क्या करते हैं। तो स्किन इफेक्ट कम करने के लिए सवाल पूछा जाता है कि हालो कंडक्टर या स्ट्रैंड कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये 4 वीडियो आपकी हो गई है। फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा चैप्टर इसमें बचा हुआ है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में 1 क्लास और होगी, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। थैंक यू।